सहमा ही नया अदब जो है बेंगलोर से शाये होने वाला जरीदा है। उर्दू दुनिया में इसको बड़ी क़द्र की निगाहों से देखा जाता है। इसके मुदीर आला हैं बरज़ग़ीर के मुमताज़ शायर जनाब खलील मामून साहब। नया अदब के इससे पहले भी कई बरसों पहले ऐसे अदबी इजलास हुआ करते थे। उसकी नोयत अलग हुआ करती थी कि पहले ये नया अदब जो है वो टैबलाइट शक्ल में आता था, फिर इसके बाद ये मैगज़ीन की शक्ल में आने लगा, बाद किताबी सूरत में, और अब जो है ये काफ़ी ज़ख़ामत से मामूर ये जरीदा है जिसमें नुमाइंदा अदब शाये होता है। हिंदुस्तान भर के जो उर्दू के उदबा शोरा नखाद हैं उनकी तख्लीक़ात इसमें शाये हुआ करती हैं। और आज का ये जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है ये एक सिलसिले की पहली कड़ी है। कोशिश ये की जा रही है कि हिंदुस्तान तहज़ीब व सक़ाफ़त का जहाँ गहवरा रहा है, मुख्तलिफ़ ज़बानों को भी इसमें दखल रहा है कि इसकी जो विरासत है, इसकी तहज़ीब है, उसको इस्तेहकाम बख्शे। कोशिश ये की जा रही है कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ जो ज़बानें हैं उनकी जो तारीख़ है, किस तरह से वो नशेब व फराज से गुज़री हैं और उसका मौजूदा अदबी मंज़रनामा क्या है, इससे रोशनास कराने के लिए, उर्दू हल्क़ों से रोशनास कराने के लिए कोशिश है। आगाज़ में हमने हिंदी से इसका आगाज़ किया है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो साबिक़ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं और हिंदी के बड़े नामवर शायर हैं, उन्होंने इसमें इसका खुतबा दिया, और डॉक्टर चिरंजीव सिंह जो साबिक़ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और वह भी हिंदुस्तान की कई ज़बानें और बैरूनी ममालिक की ज़बानों से उनकी वाक़फ़ियत है, उन्होंने सदारत की। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। अगले माह पंजाबी अदब के सफ़र और उसके असरी मंजरनामे के हवाले से डॉक्टर चिरंजीव सिंह साहब अपना खुतबा देंगे। फिर इसके बाद दीगर हिंदुस्तानी ज़बानें जो हैं तेलुगु, कन्नड़, तमिल और गुजराती, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। लगभग जो है नहीं था, शामिल नहीं था अदब में, जहाँ तक ये सब शायद, लेकिन 1875 के आसपास, जिसे आधुनिक काल की शुरुआत कहा जा सकता है, वहाँ से कुछ निबंध, और क्योंकि अब जो है अंग्रेज लोग यहाँ पे आ चुके थे, वो अंग्रेजी शिक्षा और उसमें बदलाव आ रहा था, उसका पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था। उसके दो प्रभाव हुए, एक तो कुछ लोग उसमें शामिल हो गए और ये रिएक्शन भी हुआ। रिएक्शन को फिर अपनी पुनर्जागरण का, फिर से अपनी पुरानी चीजें याद करने लगे, वो गर्व से बोलो वाली बात, कुछ वो आने लगी। और 1882 में हिंदी का पहला उपन्यास आया जिसका नाम था परीक्षा गुरु। ये प्रिंसेस, राजकुमार, राजकुमारियाँ, हमें इसने हिंदी को बहुत पॉपुलर बनाया, बहुत पॉपुलर, लोग बहुत पढ़ते थे। तो इतनी पॉपुलर हुई कि पहले तो चंद्रकांता आई, फिर उसकी चंद्रकांता ऐसी भाषा उनकी थी, वैसी चीजें। लेकिन ये ध्यान में रखने की बात, उर्दू जो है कोर्ट की भाषा थी उस समय, तो इसकी वजह से कुछ, और इसकी वजह से हिंदी को जो शासन का प्रशासन ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಋತುಗಳೇ ನಾಲ್ಕು ಹೂವ ನಿನ್ನ ರೇಷ್ಮೆ ಮುಡಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದೆ, ನಾಲ್ಕು ಗಮನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಲು, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಕಟ್ಟಿದೆ, ನಾಲ್ಕು ದೆಸೆಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನಿಲ್ಲಿಸು, ನಾಲ್ಕು ಮತ್ಯ ಕವಿತೆ ತೊಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿಕೋ, ನನ್ನ ನೀನು ತೊರೆದ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯಲ್ಲವೇ, ನಮ್ಮ ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಡು ಕಡೆಯ ಗುಳುಗುಲು, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಸಾವ ಮೊದಲು ಬರೆಸಿದವು, ಕೇಳಬೇಡ ಎಷ್ಟು ನೀರ ವಿರಹ ದುನಿಯ ಇರುಳು, ಅದರದೇ ಕಾಲೀನಿನಂತೆ ಗತದ ಪ್ರಳಯಗಳು, ಕೇಳಬೇಡ ಎಷ್ಟು ನೀರ ವಿರಹ ದುನಿಯ ಇರುಳು, ಅದರದೇ ಕಾಲೀನಿನಂತೆ ಗತದ ಪ್ರಳಯಗಳು, ಹಿರೇಕರು ಮಾಡಿ ಹೋದ ಘೋರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಇವು, ಆಸೆ ತಾರೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು ತಮದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಇವೆಯಿಗೋ ಹೃದಯದ ಬಳಿಗಳು,
ಮಗ 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 ಕೆಂಪು ಸೂರ್ಯ ಆಕೆ ಅದರದಲ್ಲಿ ರಘುತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ತೆಗೆದ ಹೂ ಪಕಳೆಗಳು. ಹೆಂಗಸಿಂದ ದೂರ ಇರೋ ಬುದ್ಧನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಳದೆ ಹರಾದರ ಲೌಕಿಕ ಕಾಮಿಗಳು. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಅರ್ಥನಾದ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ ತೋಳ ಮೇಲೆ ಹೆಣ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ತೋಕ. शायरी का तर्जुमा तकरीबन नामुमकिन है किसी भी ज़बान में. जो जिन लोगों ने तर्जुमे के बारे में बात कही है उन्होंने ये कहा है कि एट द मोस्ट इसको पैराफ्रेज किया जा सकता है अपने तौर पर. हाँ, भावानुवाद, रिक्रिएशन. तो मैंने भी इसी को फॉरवर्ड किया है. पहली जो गज़ल उन्होंने बोली थी मैंने अपने तौर पर उसको ट्रांसलेट किया है. कहाँ तक सही है आप उसका अंदाजा कर सकते हैं. कब के आए गए 4 दिन, बाकी कुछ ना बचा अलविदा. कब के आए गए 4 दिन, बाकी कुछ ना बचा अलविदा. तेरे जूड़े के फूल का झोंका बाकी रहा अलविदा. तेरे जूड़े के फूल का झोंका बाकी रहा अलविदा. हर सदा से तेरा नाम मीठा शहद से भी बहुत. हर सदा से तेरा नाम है मीठा शहद से भी बहुत. शहद को सुनाया इसे गूंज उठा सो खला अलविदा. शहद को सुनाया इसे गूंज उठा सब खला अलविदा. है हंसी 4 जेवर तेरे, 4 अशार मोहलिक में. है हंसी 4 जेवर तेरे, 4 अशार मोहलिक मेरे. फेंक दे भी अगर तू उन्हें, रहे तेरे सदा अलविदा. फेंक दे भी अगर तू उन्हें, रहे तेरे सदा अलविदा. हम तो जिंदा में होते हुए गीत आजादी के गाते. हम तो जिंदा में होते हुए गीत आजादी के गाते हैं. शिव प्रकाश मर गया है मगर गूंजती है सदा अलविदा. गूंजती है सदा अलविदा. दूसरी गजल जो इन्होंने पढ़ी थी वो है, ये थोड़ा सा मैंने इसको मुश्किल इसलिए समझिए कि काफिये में लिखी है क्योंकि जैसे निकला वैसे. लंबी थी रातें फिराक, मत पूछ कितनी लंबी थी रातें फिराक की. हर रात की क़यामत कुबरा शवाक की. हर रात की क़यामत कुबरा शवाक की. कुफ़ारा दे रहा था मैं सारे वजूद का. कफ़ारा दे रहा था मैं सारे वजूद का. लटका हुआ था डोर से मैं इंशिकाक की. लटका हुआ था डोर से मैं इंशिकाक की. तारे उम्मीद के सभी जुल्मत में खो गए. तारे उम्मीद के सभी जुल्मत में खो गए. धड़कन थी फिर भी कल्ब में क्यों इफ्तरा. धड़कन थी फिर भी कल्ब में क्यों इफ्तरा की. वो मोतरस हैं नुत्को बयां पर मेरे बहुत. वो मोतरस हैं नुत्को बयां पर मेरे बहुत. क्या कुल्लियत का कहना है दुनिया निफाक की. क्या कुल्लियत का कहना है दुनिया निफाक की. लाली दवा में महर की उसके लबों पे थी. लाली दवा में महर की उसके लबों पे थी. किसको खबर ये दावत है मरगे फिराक की. किसको खबर ये दावत है मरगे फिराक की. एक इस ताल्लुक से आपके सामने एक शेर, मशहूर शायर हैं उर्दू के, अहमद मुश्ताक, आपने सुना होगा. उनका बहुत मशहूर शेर है. बला की चमक उसके चेहरे पे थी. बला की चमक उसके चेहरे पे थी. मुझे क्या खबर थी वो मर जाएगा. बला की चमक उसके चेहरे पे थी. मुझे क्या खबर थी
वो मर जाएगा। एक और शेर उनका सुनाता हूँ, बहुत अच्छा शेर है। अब कहाँ मुश्ताक दिल में, अब कहाँ मुश्ताक दिल में यादें रंगे रफ्तगां, अब कहाँ मुश्ताक दिल में यादें रंगे रफ्तगां, फूल महंगे हो गए खबरें पुरानी हो। अब कहाँ मुश्ताक दिल में यादें रंगे रफ्तगां, फूल महंगे हो गए खबरें पुरानी हो। उस नीम व निगाह से लाजिम है दूरियां, उस नीम व निगाह से लाजिम है दूरियां, बुद्धा को भूल बैठे जमीये निफाक, बुद्धा को भूल बैठी जमीये निफाक की, गिरिया में चीखती है मोहब्बत की लाश शिव, गिरिया में चीखती है मोहब्बत की लाश शिव, यारब तू बंद कर भी दे जुल्मत रिवाज की, यारब तू बंद कर भी दे जुल्मत रिवाज की। यहाँ मैं कुछ बातें शिवप्रकाश के बारे में कहना चाहूँगा कि न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ज़बानों में जो शायरी हो रही है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया में जो शायरी हो रही है उसमें ये एक अनमोल रतन है मेरी नजर में। इस तरह की शायरी उर्दू वाले, खुसूसन उर्दू वालों को इस तरह की शायरी को उससे ये जो है आगाही ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की शायरी उर्दू तो क्या किसी और ज़बान में भी हिंदुस्तान में नहीं हो रही है। इन्होंने पाब्लो नरोदा ने एक नज़्म लिखी थी, एक वहाँ की पहाड़ी जो पिक्चर है उस पर इन्होंने जो नज़्म लिखी है वो मेरा हिसाब से पाब्लो नरोदा की नज़्म से अच्छी नज़्म, यकीनन उनकी नज़्म से इनकी नज़्म अच्छी है। इनके एहसासात और इनके ख्यालात ऐसे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा तनव्वुअ है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है और बहुत ही ज़्यादा ये है। ये एक नज़्म मैं सुनाता हूँ। गर्मियों में अपने बाग में काले अंगूरों के गोल और नर्म खुशे बालकोनी में अपने आप को फैला रहे हैं। ये बताओ कभी किसके आंख के गीले थे, किस दौर की बरसात से आती हुई ठंडी सभा के झोंके मेरे थके जिस्म को सहलाते हुए। ये बताओ किसके सांसों की खुशबू थी है आतिश बजा सूरज जो दोपहर में समंदर को सुनहरी कर रहा है अपने आप को जलाते हुए। मुझे बताओ वो किसके दिल की आरज़ू थी वेल मछलियों और मगरमच्छ से बड़े समंदर में ज़ौफ़-ए-शाह मोती और मूंगे और चिंगारती हुई मौजें। मुझे बताओ कि किसकी गहरी गहरी नींदों में छिपे थे ये ख्वाब सब्ज़ नीली और खाकी ज़मीन किसी पागल और खासा की तरह रक्स करते हुए। मुझे बताओ कि ये कौन से गहरे जज्बात का रक्स था, ये कौन से गहरे जज्बात का रक्स। बहुत इलाक़ाई ज़ुबान में उर्दू अदब मुंतक़िल हो रहा है और उर्दू में इलाक़ाई अदब मुंतक़िल हो रहा है और ये सिलसिला जारी है। इससे लिसानी हम आहंगी पैदा होती है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब से उनकी हिंदी कविताएं सुनेंगे और उसके बाद उसका उर्दू तर्जुमा जनाब माहिर मंसूर साहब पेश करेंगे। मैं अजय कुमार सिंह साहब से दरख्वास्त करता हूँ। इसका उन्वान है मजदूरी। मजदूरी टोकरी में धरे सिर पर एक दिन का बोझ, टोकरी में धरे सिर पर एक दिन का बोझ कुमलाया हुआ एक धूल लिपटा फूल जोड़े में। टोकरी में धरे सिर पर एक दिन का बोझ कुमलाया हुआ एक धूल लिपटा फूल जोड़े में फटी धोती में लपेटे सूर्य को, फटी धोती में लपेटे सूर्य को वह चली जाती। रिस्पहरा वो धान के किसार खेतों बीच पानी महज अपनी तरलता से। कोई नारे कोई पर्चे कोई परचम
कोई नारे, कोई पर्चे, कोई परचम, छू नहीं पाते उसे, चाल में लेकिन भरी है एक अथक गति। मेरी खुशकिस्मती है कि अजय इकबाल सिंह साहब ने तकरीबन 75 हिंदी नज़मों का तर्जुमा मैंने उर्दू में किया है। मैं इसके लिए उनको बेहद शुक्रगुजार हूँ। अभी जो नज़्म अभी उन्होंने सुनाई मजदूर, वो मेरे पास उसका उर्दू तर्जुमा था मगर इत्तेफाक से मैं बाहर ला नहीं सका। अलबत्ता उनकी 2 और नज़में मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। एक नज़्म का उन्वान है सूली का खेल। सूली का खेल अर्ज किया है, सूली पे चढ़ाया जाता हूं, सूली पे चढ़ाया जाता हूं क्योंकि मुझे सूली पे चढ़ाया जाना चाहिए। सूली पे चढ़ाया जाता हूं क्योंकि मुझे सूली पे चढ़ाया जाना चाहिए, पर उतार दिया जाता हूं क्योंकि मुझे सूली पे चढ़ाया जाना चाहिए, पर उतार दिया जाता हूं और छोड़ दिया जाता हूं फिर से आजाद बेलगाम। पर उतार दिया जाता हूं और छोड़ दिया जाता हूं फिर से आजाद बेलगाम। फिर पकड़ा जाता हूं, फिर पकड़ा जाता हूं सूली पे चढ़ाए जाने लायक जुर्म में। फिर पकड़ा जाता हूं सूली पे चढ़ाए जाने वाले जाने लायक जुर्म में और फिर छोड़ दिया जाता हूं। कितनी बार माफी और कितनी बार रिहाई, कितनी बार माफी और कितनी बार रिहाई। न वो छोड़ता ही अपना बड़कपन, न मैं छोड़ता हूं अपनी नासमझी व कमजोरी। न वो छोड़ता है अपना बड़प्पन, न मैं छोड़ता हूं अपनी समझी ना समझी वो कमजोरी, और ना ही वो मुझे बचाता है सूली पे चढ़ाए जाने वाले कामों से, और ना ही वो मुझे बचाता है सूली पे चढ़ाए जाने वाले कामों से। हालांकि बचा सकता है मुझे, हालांकि बचा सकता है मुझे, और ना मैं सीखता हूं, और ना मैं सीखता हूं सिखाए जाने वाले सबक। कभी कभी लगता है ना मैं सीखता हूं सिखाए जाने वाले सबक, कभी कभी लगता है असलियत ये है शायद कि मैं ही सूली। कभी कभी लगता है असलियत ये है शायद कि मैं ही सूली हूं, मैं ही सूली पे चढ़ाए जाने वाला आदमी, मैं ही सूली हूं, मैं ही सूली पे चढ़ाए जाने वाला आदमी, मैं ही माफ करने वाला, मैं ही उतार लेता हूं खुद को सूली पर से, मैं ही उतार लेता हूं खुद को सूली पर से और आजाद कर देता हूं, फिर करता हूं जुर्म के सूली पे चढ़ाया जाऊं, तो मुझे ही तोड़ना होगा ये शैतानी चक्कर। नज़्म का मोड़, तो मुझे ही तोड़ना होगा ये शैतानी चक्कर। इज्जो इंकिसार भरे ध्यान में बना रहे, वो गायब है, वो गायब है। अगर माफी है उसका धर्म, तो वादा होना चाहिए अपने नुक्ते आगाज से, ताकि एक अजीम ताकत के भुलावे की लाज रह जाए, एक अजीम भुलावे, हाँ एक अजीम अपने नुक्ते आवाज से, ताकि एक अजीम ताकत के भुलावे की लाज रह जाए। एक और नज़्म है छोटी सी, इसका उन्वान है फना होने की चाह। फना होने की चाह, मैं रोना चाहता हूं, मैं रोना चाहता हूं, मैं जोर जोर से रोना चाहता हूं, मैं रोना चाहता हूं, मैं जोर जोर से रोना चाहता हूं, मैं देर तक रोना चाहता हूं, मैं रोना चाहता हूं, मैं जोर जोर से रोना चाहता हूं, मैं देर तक रोना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, खुद से बात करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, खुद से बात करना चाहता हूं, खुद से एकदम खुलकर बात करना चाहता हूं, एकदम खुलकर बात करना चाहता हूं,
کسی کی گود میں سر رکھ کر کسی کی گود میں سر رکھ دینا چاہتا ہوں، کسی کی گود میں سر رکھ دینا چاہتا ہوں، کسی کی ملائم انگلیوں کو اپنے بالوں میں محسوس کرنا چاہتا ہوں، کسی کی گود میں سر رکھ دینا چاہتا ہوں، کسی کی ملائم انگلیوں کو اپنے بالوں میں محسوس کرنا چاہتا ہوں، چپ چاپ آنسو بہاتے بہاتے وہ پل جینا چاہتا ہوں، وہ پل جینا چاہتا ہوں، کاش یہ گودی زندگی کی ہو، کاش یہ گودی زندگی کی ہو اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانا چاہتا ہوں، کاش یہ گودی زندگی کی ہو اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانا چاہتا ہوں، ایک دم چپ گم سم، موت نہیں، ایک دم چپ، سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے ایک دم چپ، میں ایشور میں آسمان میں ایک دم چپ، میں ایشور میں آسمان میں ضم ہو جانا چاہتا ہوں، ضم ہو جانا چاہتا ہوں۔ شکریہ جناب ماہر منصور صاحب، خاص طور پہ جو دوسری کویتا تھی، میں بھی وہی سننا چاہتا ہوں بھائی، لیکن سمبھو نہیں ہے نا، میری بھی وہی خواہشیں ہیں جو دوسری کویتا میں پیش کی گئی ہیں، اور دوسری دیکھیے ٹرانسلیشن کا جو فائدہ ہوتا ہے، یہ جو انہوں نے دوسری کویتا سنائی میں رونا چاہتا ہوں، تو کس طرح شاعروں کے خیالات ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو غزل کا ایک بہت ہی اہم نام ہے فرحت احساس، دلی کے رہنے والے ہیں، ان کی ایک غزل بلکہ ان کی کتاب کا نام ہی میں رونا چاہتا ہوں، ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے اس کا ٹائٹل ہی ہے میں رونا چاہتا ہوں، تو ان کی غزل کا مطلع بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں رونا چاہتا ہوں، خوب رونا چاہتا ہوں، میں رونا چاہتا ہوں، خوب رونا چاہتا ہوں، میں پھر اس کے بعد جی بھر کر سونا چاہتا ہوں۔ تو کتنے خیالات آپس میں ملتے ہیں، یہ ٹرانسلیشن کا فائدہ ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارا پہلا اجلاس تھا آج کے ادبی پروگرام کا، وہ اب اپنے اختتام تک پہنچا ہے۔ صدارتی تقریر کے بعد جیسا کہ اجے کمار سنگھ صاحب نے بتایا، امیر خسرو کی جو بہت ہی مشہور غزل ہے اس کے 3 شعر ڈاکٹر سربی سہا سنائیں گی، اس کے بعد سلمہ صنم صاحبہ اپنی ایک مختصر ترین کہانی پیش کریں گی، پھر مشاعرہ ہوگا۔ تو اب صدارتی تقریر کے لیے ہمارے صدر جلسہ چرنجیت سنگھ صاحب کو مدعو کرنے سے پہلے 2-4 باتیں ان کے بارے میں جب بھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں، چرنجیت سنگھ صاحب کی شخصیت کے بارے میں، تو بے ساختہ مجھے پروین شاکر کا شعر یاد آتا ہے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور یہی پوشاک میرے نئے، دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا، بس کسی کو یاد ہے کیا؟ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور یہی پوشاک اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے۔ تو بہت ہی سادی شخصیت، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، بہت ہی علم دوست شخصیت، کتاب شناس شخصیت، اور جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ وراثیس ریڈر، تو مجھے اس کا اردو متبادل صحیح ملا نہیں، تو مجھے لگا کہ اردو سے اچھا اس کا متبادل ہندی میں ہے پرچنڈ پاٹھک جسے کہتے ہیں، کثیر المطالعہ۔ میں نے ڈکشنری دیکھے تو اس میں لگا، اس میں ملا شوقین۔ شکریہ ملن صاحب۔ معزز حاضرین، ڈاکٹر اجے کمار سنگھ صاحب نے تقریباً 4000 سال کی لسانی تاریخ کو 40 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کے بعد میرا خیال کچھ بھی کہنا زیادتی ہوگی، لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو مغربی لنگوسٹ اسکالر ہیں شیکلٹن جیسے، جنہوں نے غالب کا بھی ترجمہ کیا ہے اور ہندی سے بھی ترجمہ کیا ہے، وہ لوگ ایک نہیں، وہ سب
یہ کہتے ہیں کہ ہندی اور اردو ایک ہی زبان کے 2 رجسٹر ہیں، اور جیسا کہ جو تاریخ ڈاکٹر صاحب نے پیش کی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کم سے کم رانی کیتکی کی کہانی لکھے جانے تک تو ایک ہی زبان تھی، اور جس کو ہندوی یا ہندی کے نام سے ہی جانا جاتا تھا. اور جو جیسے بیجاپور یا گلبرگہ میں جو ادب لکھا گیا، اور میں سمجھتا ہوں ہندوی زبان میں نثر جو پہلے لکھی گئی وہ یہاں لکھی گئی کرناٹک میں، اور اسی لیے دیورادر صاحب کو جب میں نے کہا کہ پہلی نثر جو اردو کی لکھی گئی وہ یہاں لکھی گئی ہے تو یہاں اردو اکیڈمی تعمیر ہونی چاہیے، تو وہ مان گئے. اور اسی طرح میرا خیال ہے پہلی صوبائی اردو اکیڈمی کرناٹک میں بنی. تو یہ ایک چیز ہے کہ اسی لیے جو شاعری کی زبان تھی وہ ریختہ کہلائی، اور جو دوسری بول چال کی زبان تھی وہ ہندی اور ہندوی کے نام سے ہی چلتی رہی. اور اسی لیے غالب نے یہ کہا کہ ریختہ کی تم ہی نہیں ہو استاد، میر کو یاد کیا انہوں نے. اور میں تو خیر سمجھتا ہوں کہ اردو کے سب سے عظیم شاعر نذیر اخبار آبادی ہیں، غالب ان کے بعد آئیں گے میر اور غالب، لیکن نذیر صاحب کی زبان آپ دیکھیے تو وہی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر عالمی طور پہ بھی دیکھیں تو بنجارہ نامہ جیسی نظم آپ کو کہیں نہیں ملے گی، بہت کم ملے گی. اور کہتے ہیں رخ حرص و ہوا کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو آپ ریختہ کہیں گے، ہندوی کہیں گے، ہندی کہیں گے، اردو کہیں گے، جو نام آپ کے من میں آتا ہے وہ نام دے دیجیے آپ. تو یہ ایک چیز ہے. اب جیسے اس وقت ہمارے گنیش دیوی جو ہیں وہ خیر ویسے تو گجرات سے ہیں، لیکن آج کل وہ دھارواڑ میں کام ہے، پیپلز لنگوسٹک سروے وہ کروا رہے ہیں. ہندوستان میں ہی کتنی زبانیں مر رہی ہیں. اب اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہندی، جیسے میں نے کہا کہ ہندوی جو ایک زبان پورے اس خطے میں مقبول ہوئی، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیجئے، لیکن اگر اب لنگوسٹک سروے کی بات کریں تو اس میں جیسے اودھی ہے، بھوجپوری ہے، میتھلی ہے، انگیکا ہے، ڈنگل ہے، یہ سب الگ الگ زبانیں اگر آپ ان کا ایک رتبہ دیتے ہیں تو ہماری جو تصویر ہے وہ بالکل بدل جائے گی. تو اس لحاظ سے جس کو آج ہم ہندی ادب کہتے ہیں، رانی کیتکی کی کہانی تو پھر بھی ابھی اس کے بعد تقریباً بھارتیندو ہریش چندر کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا، وہاں تک آتے آتے وہ ایک ہی ساجی زبان تھی. اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح بھارتیندو کے زمانے میں یہ شروع ہوا کہ ہندی کا جس کو کہیں سوروپ کیسا ہو، ہندی کی تاثیر کیسی ہو، وہ پریم چندی تاثیر ہو یا جے شنکر پرسادی تاثیر ہو، اس کے بارے میں وہ چل رہا تھا. اور پنڈت نارائن پرساد بیتاب جنہوں نے سب سے پہلے رامائن کے بارے میں ناٹک لکھا، 1910 کے آس پاس تھا. تو نارائن پرساد بیتاب کہتے ہیں کہ نہ ٹھیٹھ ہندی نہ خالص اردو، زبان گویا ملی جلی ہو، جیسے دودھ میں مشری کی ڈلی کھلی ہو. تو وہ زبان جو ہے اب اس کو نظر میں اگر رکھیں تو دیکھیں کہ ابھی بھی جو مقبول ادب ہے اس نے کم سے کم جو اچھے جن شعراء کا نام ڈاکٹر صاحب نے لیا وہ ملی جلی زبان والے ہیں. اور وہ ملی جلی زبان کی جو تاریخ ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو تقریباً
साल 100 साल 150 साल का एक आप कह सकते हैं तकरीबन 150 साल में काफ़ी कुछ हासिल हुआ है ज़बान। ये नई ज़बान है और मैं तो कहता हूँ कि जिसको आज सरकारी हिंदी कहा जाता है वो एस्पेरांतो की तरह है। एस्पेरांतो यूरोप में 19वीं सदी में बनाई गई एक सिंथेटिक ज़बान है जिसमें सब यूरोपियन ज़बानों से उन्होंने अल्फाज देखे और आसान ग्रामर तैयार करके एस्पेरांतो सब यूरोपियन लोगों के लिए ज़बान होगी। तो ये जो आज की हिंदी जो सरकारी हिंदी है मैं इसको हिंदुस्तान की एस्पेरांतो मानता हूँ। लेकिन अब जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आईटी आने के बाद और ये सब जो नए हैं, मेरे पास तो खैर मोबाइल फ़ोन भी नहीं है और जितने नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये सिर्फ हिंदी की बात ही नहीं है, कन्नड़ में भी ये मेरा ख्याल ये बात भी नहीं लागू होगी जितनी हिंदी पे पंजाबी में कोई भी ज़बान ले लीजिए सबका असर तो पड़ ही रहा है। तो अदब की सूरत हाल क्या होगी, ये एक सवाल आता है जो डॉक्टर साहब ने अपनी तकरीर के आखिर में उठाया है। तो देखें आगे क्या है, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन जब तक पढ़ने वाले हैं और सुनने वाले हैं तो लिखने वाले हैं तो ज़बान तो एक बहता दरिया है, बहता रहेगा, उसमें कभी उछाल आएगा कभी गिरावट आएगी, लेकिन दरिया तो बहता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि खलील साहब ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि इसके द्वारा उर्दू लोगों को अलग अलग भाषाओं का अदाब जो है उसका परिचय करा रहा है। अगर देश में जो भी आज गड़बड़ हो रहा है, ये लोगों को दूसरी भाषा और संस्कृति का जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं समझता हूँ ऐसा कार्यक्रम करने से उनका आपस में ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा और ये तो सामाजिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। और जब हम दूसरी भाषाओं के संस्कृति के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं, हमारा दिल और विशाल हो जाता है। अच्छी बात है कि इस तरह का एक सिलसिला खलील मामून साहब ने शुरू किया है। हिंदी से शुरू हुआ, अगली दफ़ा पंजाबी, उसके बाद तमिल, तेलुगु, मराठी वगैरह, ये सिलसिला जारी रहेगा और ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है जिसके लिए मैं मामून साहब को और डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब को मुबारकबाद देता हूँ। तो ज़बानों के ताल्लुक से तासुब भी देखने को मिलता है, तंग नज़री भी देखने को मिलती है, ना ज़बानों के दरमियान जो है टकराव की भी सूरत हाल देखने को मिलती है। नहीं देखिए, ज़बान के बोलने वालों के दरमियान ज़बानों में टकराव नहीं होता है, टकराव लोगों में होता है जो समझते नहीं हैं ज़बानों को। तो ये एक जो शुरू हुआ है सिलसिला, उसका यही है कि लोग एक दूसरे को आपस में समझें। और जैसा डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था, हिंदुस्तानी अदब एक ही है, वो अलग अलग ज़ुबानों में एक्सप्रेस हुआ है। कि खलील मामून साहब ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, बहुत अच्छा एक सिलसिला शुरू किया है खलील मामून साहब ने और उनके साथियों ने मिलके कि जो हिंदी है या कन्नड़ है, जो हिंदुस्तान की भाषाएं हैं, उनमें क्या उनका अदब क्या है और भाषा क्या है, उसके बारे में एक दूसरे को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को नहीं समझते हैं तो शक की नज़र से देखते हैं, जब समझने लगते हैं तो एक मोहब्बत पैदा होती है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। तो हिंदी और उर्दू कैसे देखते हैं, दोनों ज़बानें? नहीं भाई देखिए, हिंदी हो या उर्दू हो या कन्नड़ा हो या तमिल हो या अंग्रेजी हो, भाई अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी जगह पे हैं, अपनी अपनी ज़ुबान पर लोगों को फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन
ये भी समझना चाहिए, जैसा कि अभी चंजीत सिंह साहब ने कहा, कि अदब एक चीज़ है, वो दूसरी अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग ज़ुबानों में ज़ाहिर होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रिलीजन केवल एक है, लेकिन वो अलग अलग रिलीजन जो है के रूप में, कहीं पे यहाँ पे इस्लाम के रूप में आया, यहाँ पे हिंदू के रूप में आया, वहाँ पे क्रिश्चियन के रूप में आया। तो ये हम, जैसे कबीर ने कहा, कावा फिर कासी भया राम है भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कमीरा गीम। तो ये रिफाइनमेंट की बात है, समझने की बात है, इसको सटलिटी समझ, जब समझ मोटी होती है तो हमें ये फ़र्क बहुत दिखाई देते हैं, ज़्यादा ये दूसरा, लेकिन जब समझ हमारी महीन होती है, नफीस होती है, तब चीज़ें समझ में आता है कि ये चीज़ें सब एक दूसरे से मिली हुई हैं, मिली जुली हैं। आदमियत एक है, आदमी एक है, जुबानें अलग हैं, रहने वाले अलग हैं, खाना पीना अलग है, वो सब हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं जब इस तरह का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, बहुत पहले जिगर मुरादाबादी ने कहा है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो आदमी को पहले इश्क पर जोर देना चाहिए। इश्क का मतलब इंसानियत से इश्क, हर चीज़ से इश्क। मीर तकी मीर ये कहा करते थे कि इश्क करो मियाँ, इश्क करो। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितने बुज़ुर्ग मुसलमान बुज़ुर्ग इस मुल्क में आए, आप गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मिसाल दीजिए। जब वो हिंदुस्तान राजस्थान में आए थे तो वहाँ कोई मुसलमान था? तो उन्होंने उस वक्त के राजा के तमाम सोबतों को सहने के बावजूद वहाँ क़याम किया उन्होंने और मोहब्बत का पैगाम दिया। और वो पैगाम आज भी ज़िंदा है कि लाखों की तादाद में वहाँ लोग जाते हैं, जिनमें मुसलमानों की तादाद कम होती है, गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा होती है। और ये कहा यह जाता है कि जब बबरी मस्जिद को ढाया गया तो बहुत से जो सेवक थे वो उन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मज़ार पर फूल चढ़ाए और वो मंदिर ढाने के लिए गए। तो सबसे अहम चीज़ क्या है कि आदमी को समझना चाहिए, दिल्ली को काबा समझना चाहिए, दिल्ली को काशी समझना चाहिए। दिल्ली सब कुछ है, दिल बदस्तावर के हज अकबरस्त। बस इतना ही कहूँगा। लेकिन ये ज़बान उस वक्त तक मशहूर और मारूफ नहीं हो सकती और अपने सेल में चली जाती है जब तक वो अवाम तक नहीं पहुँचती। कोई भी ज़ुबान उस वक्त तक परवान नहीं चढ़ सकती और पॉपुलर नहीं हो सकती जब तक उसका ताल्लुक़ अवाम से हो और रोज़ी रोटी से हो। तो ये एक सिलसिला शुरू किया है जनाब खलील मामून साहब ने कि मुकामी ज़बानों को साथ में लेके और ज़बानों को साथ में लेके उसका ताल्लुक़ उर्दू से हो, क्योंकि सकाफ़ती तौर पे कहीं ना कहीं उर्दू को चंद लोगों ने मज़हब से जोड़ने की कोशिश की है, जिससे इसको हटना चाहिए। उर्दू की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि दो चीज़ें हों, ये आम हो, आम ज़बान हो, आम बोल समझ की ज़ुबान हो, हिंदी से उसका ताल्लुक़ बढ़े और लोकल ज़बानों से, लोकल लोगों से, आम लोगों से उसका ताल्लुक़ बढ़े, जब भी जाके उर्दू ज़िंदा रह सकती है। तो इसलिए ये पहली कड़ी है। तो जिस तरह साहब ने वो कहा है कि हर माह एक प्रोग्राम होगा। थैंक यू।